सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल, मुख्यमंत्री मामा के तौर पर मशहूर हैं। एक नई पहचान विश्वास सारंग जी की बन रही है और वो है एमपी के भैया। अभी भी आपकी कलाई पर राखियां बहुत सारी हैं और अभी तो 1,12,000, शायद 1,12,000, तो 1,12,000 बहनों ने नरेला और आसपास के जितनी बहनें हैं भोपाल की, उन्होंने आके राखी बांधी। तो ये एक नई पहचान है, राजनीति में अब ये एक नई पहचान चलेगी विश्वास सारंग जी की। देखिए, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1,12,000 बहनों ने मुझे इस बार राखी बांधी है। मैंने जब नरेला विधानसभा में विधायक के रूप में काम करना शुरू किया तो मैंने इसी मंतव्य के साथ, इसी भावना के साथ काम करना शुरू किया था कि मैं नरेला को विधानसभा नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में स्थापित करूंगा। तो मेरा मानना था कि नरेला ये विधानसभा नहीं है, परिवार है, नरेला परिवार, और विश्वास सारंग वहाँ का नेता नहीं बल्कि वहाँ का बेटा है। और मैंने इसी लक्ष्य को लेकर काम करना शुरू किया और कहा जाता मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो आज से 13 साल पहले जब हमने ये रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत की थी, जब धीरे धीरे बहनों की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। देखिए, दो बातें हैं, आप इसको कितना मानेंगे, दर्शक कितना मानेंगे, आई डोंट नो, पर विशुद्ध रूप से ये मेरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। विशुद्ध रूप से मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ, मैं उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करता। और मैं ये यदि इस कार्यक्रम को करता हूं तो पूरी भावना से करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए, आज की इस आपाधापी के युग में जब लोग कहते हैं कि संबंध समाप्त होते जा रहे हैं, आपस में बधाइयां व्हाट्सएप पर और फेसबुक तक सीमित हो गई हैं, फिजिकली लोग मिलते नहीं हैं, उस दौर में 1,12,000 बहनें आती हैं, 7, 8, 10 दिन कार्यक्रम चलता है, 1-1, 2-2 घंटे वेट करती हैं, हजारों की संख्या में बहन होती हैं, किसी को धक्का भी लग जाता है, किसी को असुविधा भी होती है, पर तो भी आती हैं, कलाई पर राखी बांधती हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं ये मानता हूं कि ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये हर साल इसी तरह से आयोजित किया जाता है और हर साल कह सकते हैं कि सर के हाथों में इतनी ही राखियां बनती हैं। सर, हमारी एक बहन हमको राखी बांधे, हम उसी के सहारे 70-80 साल जी जाते हैं। 1,12,000 का इतना बड़ा मैंडेट है तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। और दीर्घायु हो सर, आप शतायु हो, उम्र आप 100 साल से ऊपर जाएं सर। बहनों की इतनी प्यार है बहनों का जी। इसके बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं क्योंकि इतनी बहनों की रक्षा भी करनी है। सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि लगातार नवाचार तो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हो ही रहे हैं, लेकिन सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, इससे मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि बधाई भी है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक्ट पॉलिसी लाई जा रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन आपका विभाग उसमें कैसे काम करेगा और प्रदेश में जो युवा हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है। आज इस प्रश्न का और ज़्यादा मायने निकलता है। दुनिया के सामने आत्महत्या एक बड़ी समस्या है, हिंदुस्तान के सामने भी समस्या, और समाज का हर वर्ग इससे अफेक्टेड है। हमने ऐसा विचार किया कि हम चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करेगी जो आत्महत्या रोकथाम के लिए काम करेगा, और उसके लिए हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। देश के वो नामी ग्रामी विषय विशेषज्ञ जिन्होंने इस विषय पर काम किया है, चाहे वो मनोचिकित्सक हों, चाहे कानूनी सलाहकार हों, चाहे पुलिस से जुड़े हुए लोग हों या समाज सेवी हों, तो हमने ऐसा विचार किया है कि अब हम एक आत्महत्या रोकथाम रणनीति के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उसके लिए हमने टास्क फोर्स बनाया। डॉक्टर हरीश शेट्टी हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम है, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर ऋषिकांत बेरवे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पूना से आते हैं। भोपाल NLIU के VC विजय कुमार जी जो कानूनी रूप से हमें बैकअप दे रहे हैं। इन सबको इकट्ठा करके हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और हम जल्द ही एक ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे जो समाज की विभिन्न परिस्थितियों पर तो आकलन करेगा ही, आत्महत्या की रोकथाम के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए इस पर भी काम करेगा, और रोकथाम के लिए सरकार, समाज और सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय से हम इस समस्या का निदान कैसे कर सकते हैं इस पर काम करेगा।
शिवराज सर तो हम देश के पहले राज्य होंगे जो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एमपी कई राज्यों में पहली बार कोई चीज़ करने के लिए जाना गया है, नवाचार बहुत होते हैं यहाँ। एक शिवराज सरकार ने एक आनंद विभाग बनाया था सर, और वो मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि जब हम बात सुसाइड की करते हैं तो सुसाइड यानी डिप्रेशन, हताशा, और उसका कारण होता है डिप्रेशन। आनंद विभाग अच्छा काम कर रहा है, उसके जरिए से क्या क्या किया जा रहा है और उससे लोगों में और जनता में जीवन के प्रति उत्साह, उमंग, इसको हम कितना बढ़ा पाए हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। निश्चित रूप से यदि हम आत्महत्या जैसी समस्या की बात करते हैं तो एंड ऑफ द स्पान आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हताशा, निराशा होती है, प्रोफेशन के कारण या सक्सेस नहीं मिल पाई उसके कारण या घर की परिस्थितियों के कारण, सामाजिक परिस्थितियों के कारण, पर आखिरी में जाकर है ना कहीं हताशा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को गरीबी नहीं बोला, मतलब वो भूल गए या स्किप किया सर? नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप देखिए हम किसी एक पर्टिकुलर विषय को इससे नहीं जोड़ सकते। देर आर सो मैनी वर्टिकल्स, बहुत सारे विषय हैं जिनके कारण ये स्थितियाँ बनती है। एक मेंटल इलनेस भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर वो काम जो होना था शायद वो नहीं हो पाया, ये अलग विषय है। पर मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने आनंद विभाग के माध्यम से समाज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास ही आनंद कैसे हासिल कर पाए, इसके लिए वो विभाग काम करता है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले हैप्पीनेस इंडेक्स पर बात हुई पूरी दुनिया में। अभी तक अर्थ की बात होती, आर्थिक स्थिति की बात होती थी तो वो जीडीपी तक रुक जाती थी। पर मुख्य मुद्दा यह है कि जीडीपी के पास व्यक्ति में हैप्पीनेस है या नहीं, उसमें आनंद है या नहीं। मैं यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो क्या मैं सेटिस्फाई हूँ? आप पत्रकार हैं तो क्या आप सेटिस्फाई हैं? कोई मजदूर है तो क्या वो हैप्पी है? कोई छात्र है तो क्या वो हैप्पी है? तो अब दुनिया में ये बहस चली है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स पर बात करें। सरकार के काम करने का, उसका सक्सेस का जो रिपोर्ट कार्ड बने वो इस बात पर स्थापित हो कि उस राज्य में या उस राष्ट्र में लोग खुश कितने हैं। और आनंद विभाग बनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हम गाहे बगाहे लोगों को आनंद दे सके। और मुझे लगता है ये बहुत उपयोगी। और ये बात भी बिल्कुल आपने सही कही है कि यदि हम सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर काम करते हैं तो उसमें आनंद विभाग एक बड़ा उपयोगी हमारे पास टूल होगा। जाहिर तौर पर उपयोगी होगा। और शुभकामनाएं सर, क्योंकि जिस तरह से सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में लाई जा रही है, उम्मीद यही है कि पूरे देश में उसे लागू किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक जो भी किया है उसको देश अपने रोल मॉडल के तौर पर जरूर लागू कर रहा है। क्योंकि अभी एक और बात ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया था कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, और वो भी एक नवाचार था जो कि बहुत बेहतरीन है। उसको लेकर आपका विभाग कितना तैयार है? देखिए, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा सपना या अचीवमेंट यही होगा कि अब हम जल्द से जल्द MBBS की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि हम अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई करवाएं, और हमारे विभाग ने उस पर काम किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने उसमें सफलता भी हासिल कर ली है। हम फर्स्ट ईयर की हम तीनों किताबें हमने हिंदी में रूपांतरित कर ली है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और हमने इसको लेकर पूरा काम किया। मैं स्वयं इस पूरे विषय को देख रहा हूँ, और हमने मंदार नाम से हमारा एक वॉर रूम बनाया है जिसमें मैं स्वयं भी बैठता हूं। और इस पूरे प्रकल्प की सफलता की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो है हमारे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स या फैकल्टी मेंबर्स। हमने उनको मोटिवेट किया और हम ये पूरा रूपांतरण जो है वो उनके माध्यम से करवा रहे हैं। हमने जो पब्लिशर्स हैं जिनकी किताबें चलती हैं उनसे बातचीत करके हमारे मेडिकल कॉलेज के ही टीचर्स इसका रूपांतरण कर रहे हैं। हमने इसमें जो टेक्निकल वर्ड हैं उनको इंग्लिश में ही रखा है, बस उसकी देवनागरी में उसकी लिखावट की है, जिसमें ये इस प्रकार का कोई बहस का मुद्दा ना हो कि हिंदी और इंग्लिश में कोई झगड़ा ना हो। अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बढ़ सके जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ सके, इसके लिए हमने ये प्रयास किया। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होने वाला है जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करेगा इसी सत्र से। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हिंदी से MBBS छात्र पास करता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, और उसके हॉस्पिटल में अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन आ जाए तो उसे मालूम होना चाहिए कि ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। सर, MBBS की पढ़ाई हिंदी में स्वागत योग्य है, हर तरफ से स्वागत हो रहा है उसका। हाल ही में एक फैसला ये भी हुआ
कि आरएसएस संस्थापक की भी जीवनी पढ़ाई जाएगी, स्मारक बनाया जाएगा और बच्चों तक उनकी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। और चूंकि इतिहास में उन्हें भुला दिया गया, ये कहा गया, कांग्रेस कहती है आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, आप जानबूझकर शिक्षा को उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत कांग्रेस के साथ यही है, यदि हम अपनी संस्कृति की, हमारे इस देश की पुरातन परंपराओं की, हमारी संस्कृति की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि ये भगवाकरण है। डॉक्टर हेडगेवार जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े संगठन का निर्माण तो किया ही, इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने के लिए भी इस संगठन ने बहुत काम किया। डॉक्टर हेडगेवार साहब स्वयं डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे। देखिए, NMC ने हमें एक विंडो दी। NMC ने हमें फाउंडेशन, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी। तो हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से वैल्यू आधारित, मूल्य आधारित जीवन कैसे जिएं और उस मूल्य आधारित शिक्षा कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमने करिकुलम बनाया, पाठ्यक्रम बनाया। और मुझे ऐसा लगा, मेरा व्यक्तिगत बेबी है, मैंने स्वयं ये विचार किया, मुझे लगा कि हमारे मेडिकल के छात्र केवल डॉक्टर बन जाएंगे इससे काम नहीं चलेगा, उन्हें अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, समाज के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। इसलिए हमने फाउंडेशन कोर्स में डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ाने का निर्णय लिया, अंबेडकर जी को पढ़ाने का निर्णय लिया है, हमने निर्णय लिया है कि हम विवेकानंद जी को पढ़ाएंगे, हमने निर्णय लिया है कि हम दीनदयाल के एकात्म मानव दर्शन को पढ़ाएंगे, हम सुश्रुत को पढ़ाएंगे, हम पटेल को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत, गांधी को पढ़ाएंगे, ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में इस समाज, इस राष्ट्र के लिए कुछ किया। और मुझे लगता है कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का जरूर उनके जीवन में प्रभाव पड़े। सर, मैनेजमेंट कैसे होगा इसका? क्योंकि जाहिर तौर पर MBBS की पढ़ाई की अगर हम बात करें, बहुत टफ होती है और उनको आगे जाकर लोगों की हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और उस बीच में महापुरुषों की पढ़ाई, कैसे उसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स है, फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़ाया जाएगा। और देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे युवाओं को संस्कारित करें, उन्हें अपने इतिहास से रूबरू कराएं, और वो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लगाया है उनको आत्मसात करने की प्रेरणा दी। आपने कुछ एक क्वेश्चन पूछा था, रह गया। मैं, आपने तमाम महापुरुषों के नाम गिनाए थे, तो उसमें मैंने इतना पूछा था कि नेहरू को नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे नेहरू को, क्योंकि नेहरू को तो कांग्रेस ने बहुत सालों तक पढ़ा लिया। दिक्कत यही आई ना कि कांग्रेस नेहरू के आगे नहीं निकल पाई, मुद्दा यही रहा। कांग्रेस ने नेहरू परिवार के अलावा कुछ और इस देश के युवाओं को बताया ही नहीं। यदि इस देश की आज़ादी में की लड़ाई में कौन आगे रहा, तो नेहरू परिवार। इस देश की आज़ादी के बाद किसका फोटो लगेगा, किसकी मूर्ति लगेगी, तो नेहरू परिवार की। दिक्कत तो यही आई। हम यदि राष्ट्रभक्तों की बात करते हैं, हम भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की, अशफाकुल्ला खां की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, खुदीराम बोस की, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। यदि मोदी जी अंग्रेजों के कलंक को मिटाते हैं और किंग्सवे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करते तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। यदि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगती है और उसको सल्यूट यदि इस देश का युवा करता है तो कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। मुद्दा यही तो आया। और इसीलिए तो देखिए, इस देश में 75 साल की आज़ादी के बाद तक पुल के निर्माण की बात हुई, कारखानों के निर्माण की बात हुई, बड़े बड़े रोड के निर्माण की बात हुई, परंतु व्यक्ति के निर्माण की बात नहीं हुई। हेडगेवार जी को पढ़ाकर, अंबेडकर जी को पढ़ाकर, विवेकानंद को पढ़ाकर हम व्यक्ति के निर्माण की बात कर रहे हैं। सर, कमलनाथ से जब भी पूछे बीजेपी के महापुरुषों या नाम बदलने के सवाल पर, तो क्योंकि वो आने वाले हैं, अभी आएंगे सर थोड़ी देर बाद, तो मुझे पता है फिर से वो बात वो करेंगे और वो पूछेंगे कि जब भारत गुलाम था, जब लहू की संघर्ष की ज़रूरत थी, तो उस वक्त मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी वो पजामा बदल रहे थे, वो ऐसी बातें करते हैं। हेडगेवार का जब प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी बता दे कि केशव बलिराम हेडगेवार का आज़ादी में क्या योगदान है, वो ये सवाल पूछते हैं। और वो कहते हैं क्यों पढ़ाने की ज़रूरत है? यदि एक व्यक्ति 50-55 साल तक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसने एक सूबे के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, देश के विभिन्न पदों पर केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे हैं, वो यदि हेडगेवार जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये उनके लिए शर्म की बात है।
हेडगेवार जी जैसे महापुरुषों को कमलनाथ जी या कांग्रेस के नेता का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हेडगेवार जी ने जो किया ये इतिहास साक्षी है और कांग्रेस के नेता किसी गलतफहमी में नहीं रहे। यदि आज़ादी के पहले की कांग्रेस की बात करें और आज की कांग्रेस की बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कांग्रेस और इस कांग्रेस में कहीं भी कोई भी मेल मिलाप नहीं है। वो गांधी की कांग्रेस थी, वो सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस थी, ये हेराल्ड का भ्रष्टाचार करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसलिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो भोपाल का सर शौर्य स्मारक है, इसकी जितनी भव्यता है, क्या ऐसी ही भव्यता हमें रामपयाली में नजर आएगी सर? जी, ऐसी ही भव्यता रामपयाली में नजर आएगी जहां स्मारक बनने की बात हुई है हेडगेवार साहब हाँ, की? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने निर्णय लिया है कि हेडगेवार जी के जीवन चरित्र को व्यक्त करते हुए एक बड़े स्मारक का निर्माण होगा। ये इस देश के युवाओं के लिए एक नया प्रेरणा देने का प्रकल्प होगा और निश्चित रूप से बहुत ही हेडगेवार जी का जो योगदान है समाज के लिए वो अपने आप में ऐसा है कि जिसको लेकर स्मारक बहुत पहले बन जाना था। मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, पर उन लोगों को भी सीख दूंगा जो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह देशभक्तों का विरोध ना करें अपनी छोटी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है सर कि युवा भी उस योगदान को याद करेंगे और अपने अंदर आत्मसात भी उस योगदान को करेंगे। क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है सर, तो एक और बात मैं आपसे समझना चाहूँगी। मेडिकल कॉलेज में अब पीपीपी मोड लाया जा रहा है, उसकी क्या भूमिका होगी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करें। डॉक्टर्स की कमी दुनिया का एक समस्या है, केवल हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान भी उससे दूर नहीं है और निश्चित रूप से हमें यदि डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना है तो हमें नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टर्स का निर्माण करना होगा। सरकारी तौर पर तो हम बहुत तेज़ी से मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, पर हमने ऐसा निर्णय लिया है कि हम पीपीपी मोड पर भी हम मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे और उसका एक कंसेप्ट पर काम चल रहा है। उसका फिजिबिलिटी और डिज़ायबिलिटी पर हमने काम करना शुरू किया है। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को हमने चुना है जहां हम जो हमारा जिला अस्पताल है उसको सरकार की ओर से उसकी पार्टनरशिप रहेगी और एक प्राइवेट आदमी कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण करेगा और सरकार के साथ मिलकर इस कॉलेज मेडिकल कॉलेज का संचालन होगा। इसके पीछे का लक्ष्य यही है, एक तो हमारे जो जिला अस्पताल है उसमें और अच्छी सुविधाएं होंगी मेडिकल की और उसके साथ ही सरकार के कम बजट के साथ हम मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कर पाएंगे। बाकी भी सेक्टर में हमने पीपीपी मॉडल का बड़ा ही सफलतापूर्वक निष्पादन किया, इसलिए मुझे लगता है ये भी बहुत सफल होगा। एक तरफ सर हम कॉलेज बढ़ा रहे हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं और ज़रूरी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। दूसरी तरफ भोपाल में भी एक और नवाचार हुआ। भोपाल में पहली बार हुआ कि हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी रोबोट ने की। तो डॉक्टर तो बढ़ रहे हैं, उनके मन में ये भी सवाल है कि पढ़ तो लेंगे, कहीं ऐसा ना हो रोबोट ही चीर फाड़ करने लगे, वही ओपन हार्ट और सब वो। तो ये एक प्रिसाइज और एक वो प्रिसिशन उसके लिए हो रहा है सर, या भविष्य आपको लगता है कि है ये कि रोबोट्स और मशीन्स संभालें इन चीज़ों को? जहाँ देखिए, निश्चित रूप से जब हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आदमी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, और ये कहीं भी नहीं है। यदि रोबोट को भी संचालित करना है तो उसके पीछे तो व्यक्ति ही होगा। डॉक्टर के सब्स्टिट्यूट के रूप में रोबोट नहीं होगा, डॉक्टर के हेल्पर के रूप में रोबोट होगा। और इसीलिए किसी भी सर्जरी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रोबोट तो पूरी दुनिया में इसका विश्लेषण तो कर लेंगे सर। मैं तो पहले रिजल्ट पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी तो पूरी नजर रही होगी कि कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म हुआ, कैसा रहा, मैं तो वही कैसा रिजल्ट रहा सर? मैं वही कह रहा हूँ कि गुणवत्ता किसी भी टेक्नोलॉजी के जोड़ने से तो गुणवत्ता ही बढ़ती है। तो रोबोटिक सर्जरी अब सरकारी स्तर पर होगी, ये बड़ी न्यूज़ है। प्राइवेट सेक्टर में तो हो ही रही है। हमने ये निश्चित किया है कि हम पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में, ये देश में पहली बार हुआ है। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि देश के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में मेडिकल के पहली बार हमने भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी से। ये बात आपको समझ में आई नहीं कि आपको अच्छी नहीं लगी? ताली तो बजाइए इस पे। सरकारी अस्पताल में रोबोट इलाज कर रहा है, ये छोटी बात है क्या?
सर। नी और हिप रिप्लेसमेंट किया है हमने। तो देखिए, और यही नहीं, मैं अपनी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आपने नवाचार की बात की थी और मैं थोड़ा नवाचार वाला ही व्यक्ति हूँ। हमने हमारे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, मेडिकल एजुकेशन विभाग के माध्यम से एक नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की है और उसके पीछे का हमारा मंतव्य यही है कि हम नए शोध को हमारे स्टूडेंट से और हमारे डॉक्टर के साथ रूबरू करना चाहते हैं। नॉलेज शेयरिंग जैसे क्या, यदि हमारा कोई नॉलेज में अब ऊपर है हम, तो दूसरे के साथ उसको शेयर करेंगे। कोई दूसरा ज़्यादा नॉलेज रखता है तो हम अपने साथ शेयर करेंगे। और इसीलिए हमने एक नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की है, जिसमें हम एकेडमिक्स, पढ़ाई से रिलेटेड सब्जेक्ट हो या फिर इलाज से संबंधित विषय हो, उनके एनहेंसमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू कर रहे हैं, हम बड़े बड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एमओयू कर रहे हैं, हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ एमओयू कर रहे हैं, हम एआई पर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शायद देश का पहला राज्य होगा सरकारी स्तर पर इलाज में एआई का उपयोग करने वाला। और हमने गूगल के साथ एक एमओयू किया है, शंकर नेत्रालय के साथ हमने एमओयू किया है। रेटिनोपैथी पर हम एआई के माध्यम से इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं, डेटा और उसका फिर एनालिसिस। ये एक बड़ा विषय है जिसके माध्यम से हम आगे आने वाले समय में हमारे मरीजों को और अच्छा इलाज उपलब्ध करा पाएंगे और हमारे डॉक्टर्स जो बनने वाले हैं, जो छात्र हैं, उनकी भी नॉलेज में को एनहेंस कर पाएंगे। हम बड़े बड़े, जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी एमओयू कर रहे हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं थोड़ा सा और क्लियर करवाना चाहूँगी, क्योंकि अभी जैसा कि आसिफ सर ने भी एक सवाल किया कि डॉक्टर्स की क्या भूमिका होगी उसके बाद, यही सवाल मेरा भी है कि क्या वो जो रोबोटिक सर्जरीज होंगी आगे, उसमें डॉक्टर असिस्ट करेंगे या वो रोबोटिक सर्जरी से डॉक्टर सीखेंगे? मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है सर ये। दोनों बातें। देखिए, मेडिकल कॉलेज के जब हम संचालन की बात करते हैं तो हम दोनों काम करते हैं। जहां हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर का निर्माण करते हैं, और ये डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए हम अस्पताल का संचालन करते हैं और उस अस्पताल के माध्यम से हम टर्शरी केयर करते हैं, इलाज उपलब्ध कराते हैं। तो जब हम रोबोट की के माध्यम से सर्जरी करेंगे तो जहां एक और हमारे छात्रों को इसका प्रशिक्षण मिलेगा तो रोगियों को इसका इलाज भी मिलेगा। बिना रोगी के तो हम हॉस्पिटल नहीं चला सकते, और जब हम हॉस्पिटल चलाएंगे तभी हमारे छात्र सीख पाएंगे। तो इसमें दोनों स्तर पर काम होगा। एक सवाल हाल ही में आई सर, बाढ़ और जो जल जमाव की स्थिति हुई उस पर है। मुझे याद आती है तस्वीर, अभी 1 साल पहले की है। मैंने आपको देखा था, आप गली गली उस वक्त गए थे और आपने नाले की सफाई हो गई है या जल निकासी की क्या व्यवस्था है वो सब तय किया था। तो इस बार बारिश ज़्यादा हो गई सर, या काम वक्त पर पूरा नहीं हो पाया? नतीजा विश्वास सारंग साहब को खुद लोगों के बीच पानी में जाना पड़ा उनका हाल चाल जानने के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी थी सर? नहीं, देखिए, आपका अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इस बार की जो बारिश है वो विगत 40-50 वर्षों में ऐसी बारिश नहीं हुई, और 36 घंटे में सेंटीमीटर्स बारिश हो गई। तो ये तो देखिए, कोई भी सिस्टम एग्जॉस्ट होता है। यदि हम ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं तो उसका एक मापदंड है ना, उसका एक प्रोटोकॉल है, और वो विगत 30-40 वर्षों की बारिश को एग्जामिन करके उस हिसाब से मैनुअल जो बने हुए हैं उस हिसाब से नाली हो, नाला हो, वो डिज़ाइन होता है। पर यदि उससे ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो एग्जॉस्ट होगा। आपने जैसा बोला, 2006 में भोपाल में बारिश आई थी, उसके बाद 2012 में बहुत बाढ़ जैसी स्थिति बनी। और मेरे क्षेत्र में जो, क्योंकि भोपाल का लो लाइन एरिया है नरेला विधानसभा, पूरे भोपाल का पानी यदि ड्रेन आउट होता है भोपाल के बाहर तो मेरे क्षेत्र से ही नालों के द्वारा होता है। तो 2012 की स्थिति बहुत भयावह थी। और उसके बाद मैंने स्वयं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने स्वयं बैठकर हमारे क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया। 2012 से ये 2022 तक 1 इंच भी पानी नहीं भरा। पर 2006 और 2012 में जितनी बारिश थी उससे दुगनी बारिश इस बार हुई। पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, उसके बाद भी लोगों के घरों में पानी नहीं भरा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से काम किया। परंतु लगातार बारिश होने के कारण वो एग्जॉस्ट हुआ। जब नालियों का जो आउटलेट है और जो नाले का इनलेट है, उसमें
यदि कोई रोक हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये पानी भरेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो, काम अच्छा हुआ, उसी का परिणाम है कि इतनी बारिश के बाद भी बारिश रुकी और 15 मिनट में ड्रेन आउट हो गया, तो ये हमारी सफलता है। और सर विदिशा की तस्वीरें देखी हमने मुरैना की तस्वीरें देखी, प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में यही हुआ था और जिस बार जम के बरसात हुई थी मुख्यमंत्री खुद लोगों तक पहुंचे थे। कितना मुश्किल था मैनेज करना, क्योंकि प्राकृतिक आपदा हमेशा से बिना बताई आती है, तो उस वक्त कितना मुश्किल था ये मैनेज करना जब लोगों की जान फंसी हुई थी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक अतिवृष्टि हुई, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और उसके कारण स्थिति भयावह बनी। पर मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, हमारे प्रशासन को, हमारे रेस्क्यू टीम को बहुत बधाई दूंगा कि इस पूरे इतनी भयावह स्थिति में भी किसी की जान नहीं गई। ये एक बड़ी बड़ी हमारी सफलता है। चाहे हमने एयरलिफ्ट किया हो या नाव के माध्यम से लोगों को बचाने का काम किया हो, प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ काम किया। प्राकृतिक आपदा तो बिना बताए आती है, बात सही है, और इसीलिए आपदा कहते हैं। पर आपदा के बाद सरकार कितनी सजग है, कितनी तेजी से काम करती है, ये सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकले, नाव में निकले, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्होंने दौरा किया और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। तो सरकार ने अपना काम किया और सफलतापूर्वक किया। और जोरदार तालियां इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि विश्वास सारंग जी ने भी नाव से लोगों का रेस्क्यू किया था, खुद अपने क्षेत्र में पहुंचे थे, घर घर जाकर लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला था। सर, पर्यावरण की बात हो रही है, इसलिए एक और सवाल है मेरा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण को अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगी है, उसका प्रभाव चिकित्सा क्षेत्र में कैसे पड़ेगा? क्योंकि अभी सीएनजी ट्रक्स को भी हरी झंडी दिखाई गई है, खुद जी नवनिर्वाचित जो महापौर हैं उन्होंने भी दिखाई आपके साथ मिलकर। क्या लगता है आपके क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से देखिए, पर्यावरण का संरक्षण हो, प्रदूषण समाप्त हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो ये तो एक इकोसिस्टम है और इसके माध्यम से ही तो यदि पर्यावरण अच्छा रहेगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे और यदि प्रदूषण रहेगा तो निश्चित रूप से बीमारियां बढ़ेंगी। तो इसका तो सुखद परिणाम हमें सबको देखने को मिलेगा ही। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोज़ एक पेड़ लगा रहे हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं कि कोई एक राजनीतिक व्यक्ति रोज़ एक पेड़ लगाता, कितने भी बिजी हो, कितनी भी व्यस्तता हो, पर वो पेड़ लगाना नहीं भूलते। सीएनजी के माध्यम से, जैसा आपने कहा, नगर निगम भोपाल अब सीएनजी की बसें चला रही हैं, तो निश्चित रूप से उसके यदि हम कार्बन को रोकेंगे, यदि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। कल शाम सर पिपलानी की तरफ निकले थे, मेट्रो का काम रफ्तार से तो चल रहा है, लेकिन मेट्रो कब रफ्तार से चलेगी? क्योंकि जब मेट्रो चल पड़ी एक बार तो पोल्यूशन और कम हो जाएगा सर। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, दोनों देखिए, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मोदी जी की सरकार ने बहुत काम किया। मैं ये बात का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि हम भोपाल में बैठे हैं। अर्बन डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत आगे बढ़ा उसको इन्हेंस कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट को लेकर बहुत काम किया और उसी का परिणाम है। देखिए, स्वच्छता मिशन की हम बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, शहरों में आपस में कंपटीशन स्थापित करने की बात करें, मेट्रो की बात करें, बीआरटीएस की बात करें या मुख्यमंत्री अधोसंरचना की बात करें, इन सब अमृत जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है उसकी बात करें, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, रोड का नेटवर्क, ये सब मुझे लगता है कि केवल शहर के विकास के लिए उपयोगी नहीं होती, ये आर्थिक विकास के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। रोजगार के नए अवसर सृजित इन्हीं सब प्रकल्पों के माध्यम से होते हैं। तो निश्चित रूप से मेट्रो आएगी तो भोपाल को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आसिफ, अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सर कब तक वो रफ्तार पकड़ेगी मेट्रो? नहीं, देखिए, मैं उसका पूरा जो भी सर, ये भोपाली हैं इसलिए पूछ रहे हैं, ये भोपाली हैं इसलिए पूछ रहे हैं, इनको भी चाहिए मेट्रो। नहीं, कैलेंडर बना हुआ है और मुझे लगता है कि अगले साल तक हम एक जो रूट है उसको चालू कर देंगे, मतलब 2023 तक। और मैंने सुना है सर वो एम्स तक ही जाएगा रूट, तो यानी कि चिकित्सा बेहतर मिल पाए लोगों को, इसका पूरा प्रयास है। निश्चित रूप से सुभाष नगर से और एम्स तक की एक मेट्रो का पहला रूट है, वो शुरू होने की पूरी उम्मीद है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। ठीक है, 108 डायल करिए, सीधा मेट्रो आएगी, एम्स लेके जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, एक सवाल आया अभी टीएचआर को लेके,
कांग्रेस का ये कहना है कि सीएजी ने कह दिया, आप मान नहीं रहे हैं, घोटाला बहुत का हो गया, कभी केजरीवाल को कोसते हैं, कभी किसको कोसते हैं, अपने गिरेबान में भी झांक लिए। वो कांग्रेस का सीधा आरोपी है। जबकि अभी हमने सुना नरोत्तम मिश्रा जी को, तो उन्होंने कहा कि ये कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, ये प्रतिवेदन है, सिफारिश है, और हम 1 हफ्ते में इसका जवाब देंगे। तो जनता यही जानना चाह रही है, सर घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है, प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, इसको लेके सियासत ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। सबसे पहले तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। और एजी की आधा सेकंड में मैं कार्यप्रणाली बताता हूं, क्योंकि एजी एक बहुत ही मुस्तैद मुद्दा है। टेक योर टाइम सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बहुत मुस्तैद संस्था है, बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करती है, और सरकार की हर विषय पर वो आर्थिक रूप से क्या कुछ हुआ है इस पर नजर रखती है। और उसकी कार्यप्रणाली में है कि जैसे सपोज आपने टीएचआर की बात की, तो इस विषय में उनके पास विषय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पूरी कार्यप्रणाली के बारे में उसकी पूरी जानकारी ली, उसकी पूरी व्यवस्था को देखा, और ड्राफ्ट रिपोर्ट में उनकी क्या क्या क्वेरीज हैं जिस पर उनको लगता है कि इस पर विभाग को जवाब देना चाहिए, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिखा जाता है। वो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाकर उन्होंने विभाग को भेज दी। विभाग, क्योंकि उनको क्वेरीज थी, जैसे यदि हम इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे तो आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो हो सकता है इसमें कुछ बात निकालें कि ग्लास ऐसा क्यों रखा है, ये सैनिटाइजर ऐसा क्यों रखा है, पर ये उन्होंने जवाब मांगा। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आपने ग्लास गलत रख दिया, या उन्होंने ये नहीं बोला कि सैनिटाइजर गलत रख दिया। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट में एजी ने कहा कि फला 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 विषय पे हमें लगता है कि कुछ अनियमितता है या कुछ गड़बड़ हुई है, या इस पर हमें क्वेरी दीजिए। जैसे बहुत जो मीडिया के लिए बड़ा कैची है कि जिन नंबरों को दिया गया गाड़ी के, वो ट्रक के नंबर नहीं थे, वो स्कूटर के नंबर थे। ये प्राइमा फेस तो लगता है बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, पर जब वो ड्राफ्ट रिपोर्ट में विभाग को दिया गया, महिला बाल विकास विभाग को, तो उसने एमपी एग्रो से तहकीकात की, तो उसमें पता लगा कि किसी भी गाड़ी का जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो 3 जगह उसके नंबर दर्ज होते हैं। उसमें से एक जगह लिपि की त्रुटि के कारण, जैसे मैं एक बाड़ी के प्लांट की ही बात करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आंकड़ों के साथ दे रहा हूँ कि 1774 ट्रक 3 साल में उस प्लांट से ट्रांसपोर्ट होके माल को टीएचआर को लेके गए। उस 1774 में से 34 पर एजी को आपत्ति थी कि इनके जो नंबर हैं वो ट्रक के नंबर नहीं है। पर एजी ने कहां पर देखा? चालान पर, क्योंकि वो चालान ही गए थे। इसी तरह की एंट्री बाकी जगह भी हुई है। तो ये जो जिसने चालान काटे 3 साल में, 1 साल में नहीं, एक बार में नहीं, 3 साल में 1774 चालानों में से 34 चालान में उसने गलती से गलत नंबर लिख दिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, MP04 सपोज ट्रक है, उसने MP09 लिख दिया। अब भोपाल में MP04 ट्रक ही है, पर इंदौर में हो सकता है वो बाइक हो, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बाइक है, जबकि वो ट्रक ही है। बाकी 2 जगह एंट्री उसकी MP04 ही मिली है। आरटीओ ने इस बात को कंफर्म कर दिया। अब कांग्रेस को क्या है कि बिना किसी स्टडी के यदि कोई मामला आया, एजी क्या है? सरकार की संस्था। सरकार की संस्था ने सरकार से ही क्वेश्चन पूछा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस टपक पड़ी, बिना स्टडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हाईलाइट कर दिया कि भ्रष्टाचार हो गया। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कहीं कोई गलती नहीं हुई। टीएचआर के मामले में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट को बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मामले में हम 0 टॉलरेंस पर हैं। किसी भी भ्रष्टाचार को ना सहन किया जाएगा, ना करने का मौका दिया जाएगा। टीएचआर के मामले में सब चीजें ठीक है। सर, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही अभी आप अपना पॉइंट भी क्लियर कर पा रहे हैं, तो मैं इसमें जी मीडिया चाहूँगी कि भूमिका बहुत अच्छी है हमारी, क्योंकि आपने जो भी पॉइंट क्लियर किए अभी जी मीडिया के माध्यम से ही किए हैं। लेकिन सर एक और सवाल, क्योंकि जो पॉइंट हैं उसको अब आम जनता तक पहुँचाना है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, न्यूज़ चल गई, जनता के दिमाग में थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं, उसके लिए जल्द से जल्द जवाब पेश करना होगा। देखिए, जवाब तो हम जवाब देने में, कहीं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं गलत नहीं। अब बात यह आई कि 2 दिन बाद क्यों की? देखिए, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, ड्राफ्ट रिपोर्ट विभाग पर जाती है। जब विभाग ने देखा तो ड्राफ्ट रिपोर्ट रेगुलर है, जैसा मैंने कहा, ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी, उनके पास 15 दिन का समय होता है, उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। 1 महीने में वो सब क्वेरीज का जवाब देंगे, और उसके बाद यदि उसके बाद भी एजी को लगेगा गलत है तो वो फाइनल रिपोर्ट होगी।
तो जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, एक रेगुलर प्रक्रिया, हर विभाग में हर एक्टिविटी को लेकर रोज हजारों ड्राफ्ट रिपोर्ट जाती होंगी, पर वो ड्राफ्ट रिपोर्ट कहाँ से किसने किस मंतव्य के साथ गलत तरह से फीड की, इसके पीछे कहीं ना कहीं इल इंटेंशन है, सरकार की साख पर जबरदस्ती दाग लगाने का है। तो जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके जवाब दिए जाएंगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट थी इसलिए हमने कोई जवाब नहीं दिया, पर 2 दिन में जब आम आदमी पार्टी बिना किसी बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, कांग्रेस ले रही है, तो फिर हमने ली। सबसे पहले मैंने ली, नरोत्तम जी ने ली, हम लोगों ने लेके सीधा सीधा दूध का दूध और पानी का पानी सामने रख दिया। कांग्रेस जितनी बड़ी विरोधी है सर, आपकी सियासी विरोधी, उतना अंडा भी परेशान करता है क्या? एक मंत्री जी थी, वो बच्चों को अंडा खिलाने पे उनका बहुत जोर था कि अंडा खिलाइए। फिर मंत्री जी ने कहा कि नहीं खिलाएंगे। नरोत्तम जी ने कहा, सरकार का भी ये स्टैंड था, नहीं खिलाएंगे। फिर एक नया आदेश आ गया कि अंडा खिलाएंगे। नरोत्तम जी को फिर आना पड़ा कि कुछ भी वो अंडा तो नहीं खिलाने देंगे। तो ये कौन है जो अंडा मतलब खिलाने पे एकदम तुला हुआ है, चाहे बच्चे खाएं चाहे ना खाएं? मतलब देखिए, मुझे लगता है कि यदि हम अंडे की बात करें तो उसके पीछे का है कि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो पहुँचे, पर बहुत सारे शाकाहारी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे उतने ही पोषक पदार्थ हमारे बच्चों को मिल सकते हैं। इसलिए अंडे का हमारा सैद्धांतिक निर्णय है कि अंडा हम नहीं परोसेंगे, और इसलिए नरोत्तम जी ने मना किया और सरकार ने बोला है कि हम किसी भी तरह अंडे की सप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारा निर्णय है। तो पार्टी के अंदर तो आप कंफ्यूजन नहीं है। तो इंजीनियर हैं सर, तो आपने वो अधिकारियों को बुलाया नहीं, उनके वो नट नहीं कसे सर की, मतलब जो बोल दिया अंडा नहीं जाएगा तो काहे को ऐसे आदेश निकाल रहे हैं? मतलब नहीं, देखिए, आदेश कहीं नहीं निकले हैं, ये अपना अपना विचार होता है। जब सरकार की कार्य पद्धति की हम बात करते हैं तो अलग अलग स्तर पर हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का, अपनी सलाह देने का ये मौका मिलता है। तो इसलिए हो सकता है किसी अधिकारी का ये मानना हो कि हम अंडे को देकर ज़्यादा बच्चों, मंतव्य यही है, देखिए मंतव्य तो ये है कि हम पोषण आहार उपलब्ध करा सके, तो इसलिए पर हमारा निर्णय है कि उसके अलावा हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, हम प्रोटीन, विटामिन, बाकी मिनरल्स, उसकी भरपाई शाकाहारी प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, इसलिए हम वही देंगे। सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि बहुत से युवा हमारे इस कार्यक्रम में बैठे हैं और हमें सुन रहे हैं, इसलिए युवाओं पर फोकस करके ये सवाल, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र, जब चिकित्सा की बात आती है रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि पता है कि आगे जाके इन्हें डॉक्टर बनना है, लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, लेकिन बावजूद इसके इतने नवाचार हो रहे हैं। सर, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इतना? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्थाओं में जब तक नवाचार नहीं होंगे तो उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। जैसे अब आज टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे, एआई को हम नहीं जोड़ेंगे, हम मशीन लर्निंग पर काम नहीं करेंगे, हम 3D प्रिंटिंग पर काम कर रहे हैं। देखिए, देश में पहली बार मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाएगा कि किस ढंग से एक्यूरेट हम ऑपरेशन कर सकते हैं। हम पहले देश के राज्य हैं जो मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर शुरू कर रहा है। अब देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है ना कि पहले था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, वो उस समय की जरूरत थी। अटल जी आए तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वो उस समय की जरूरत थी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बिना अनुसंधान के, बिना शोध के कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है जब तक नवाचार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बढ़ती हुई दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी तेज बढ़ रही है उसमें कदम ताल करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये जो सिलसिला है एक्सपेरिमेंट्स का, ये आगे भी जारी रहेगा, ये उम्मीद कर सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट बोलोगे तो आप, मुझे लगता है कि ये बहुत कमतर हो जाएगा। इसको आप एक्सपेरिमेंट नहीं बोलिए, इसको नवाचार बोलिए। एक्सपेरिमेंट में तो होता है कि सक्सेस होगा नहीं होगा, इस पर डाउट है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। हिंदी की पढ़ाई कराना एक्सपेरिमेंट नहीं है, नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना करना एक्सपेरिमेंट नहीं है, वैल्यू मूल्य आधारित शिक्षा देना एक्सपेरिमेंट नहीं है, आत्महत्या रोकथाम की नीति का ड्राफ्ट बनाना ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, अभियान या ये जरूरत है, और ये हम बड़ी चीज समाज को दे रहे हैं। सर, यूक्रेन और रशिया का जो हुआ उसमें हमारे छात्रों का नुकसान ये हुआ कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे वो जब जान बचाकर वापस लौटे अपनी, तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब उनका पढ़ाई कैसे पूरी कराई जाए। तो उसमें कितनी बड़ी चुनौती थी, और क्या सारे बच्चे सेटल हो गए हैं सर अब अपनी पढ़ाई आगे? अभी नहीं, देखिए, वो विषय हमारा नहीं है, वो एनएमसी का विषय है। और जो यूक्रेन में
बच्चे पढ़ रहे थे और युद्ध के कारण उनकी पढ़ाई में अवरोध आया है। निश्चित रूप से ये एक समस्या, परंतु ये एक पॉलिसी डिसीजन है, पूरे देश का निर्णय है, इसमें हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमने एनएमसी को लिखा है, जानता हूं आपके पास कोई ना कोई पक्का उपाय होगा जो हम ऊपर तक आज इस मंच से पहुंचा सकते हैं। एनएमसी को लिखा हुआ है, जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कि हमें दिशा निर्देशित करती है हमारे मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए। हमने उनको लिखा है, उनका जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय आता है। लेकिन सर, एक और सवाल मेरा, क्योंकि नवाचार की बात हो रही है और एक्सपेरिमेंट नहीं, नवाचार ही कहेंगे उसे, लेकिन अब आगे क्या कोई ऐसा ड्राफ्ट, क्या कोई ऐसी योजना है कि उसको और बेहतर बनाना है चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को? नहीं, देखिए, मैंने जैसा कहा कि चिकित्सा शिक्षा एक ऐसा आयाम है जिससे हम डॉक्टर्स का निर्माण कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो आगे आने वाले 40-50 साल तक रोगियों का इलाज करेंगे, तो उसमें नया कुछ करना ये बहुत ज़रूरी है। हमारी शिक्षा की गुणवत्ता ऊपर रहे और हमारे संबद्ध अस्पतालों में हम अच्छे से इलाज कर सकें, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर पूछूंगा मैं आपसे। इंजीनियर जोड़ जोड़ के चीज़ें बनाते हैं जो आम जिंदगी को आसान कर सके। भारत जोड़ने को कांग्रेस आगे बढ़ी है सर, शुरुआत हो गई है अभी 3 दिन पहले। तो एमपी भी आएगी यात्रा, 15-16 दिन यहाँ रहेगी। तो बीजेपी की क्या तैयारियां हैं सर? एक देखिए, यात्रा है, इस यात्रा की मुझे कितनी लगता जरूरत है कि जिन लोगों ने इस देश को तोड़ने का काम किया वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो राहुल गांधी पानी पी पी कर कह रहे हैं कि मैं गरीबों के बीच जाऊंगा, गरीबी खत्म करूंगा, वो 40,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर, बर्बरी की टी शर्ट पहनकर पद यात्रा कर रहे हैं। वो नेहरू परिवार जिसने अमेठी में, रायबरेली में सालों तक राज किया, सांसद रहे, जनप्रतिनिधि रहे, इस देश में राज किया सीधे भी और पर्दे के पीछे से भी, जिन्होंने 40 रुपए की किसी को शर्ट नहीं पहनाई, वो 40,000 रुपए की शर्ट पहनकर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने एक गरीब की छत को पक्का नहीं किया, करोड़ों रुपए के कंटेनर में एसी कमरे बनाकर वो पदयात्रा टूरिज्म कर रहे हैं। ये पदयात्रा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस इसको कंपैरिजन कर रही है गांधी की पदयात्रा से। शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश में आज़ादी के 75 वर्ष बाद आप निकले हो तो बर्बरी की टी शर्ट पहन के निकल रहे हो। 40,000 रुपए की टी शर्ट। अब राहुल गांधी को अपने भाषण में बताना पड़ेगा, क्या ये बर्बरी की टी शर्ट नेशनल हेराल्ड में जो भ्रष्टाचार किया उसी से खरीदी गई है? प्रश्न तो ये भी सामने आता है। इसलिए उस पदयात्रा के बारे में ज़्यादा समय खराब ना करें। वो टूरिज्म है। चुनाव आने वाले हैं तो मेरी कुर्सी बची रहे, मैं नेता बन जाऊं, इसलिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। जनता से, गरीब से, जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्ति जो आटे को किलो में नापा जाता है या लीटर में नापा जाता है, आटा क्यों नहीं आया इसमें? अब ये तो देखिए, आपने दिखाया, ये हम नहीं बोल रहे। अब सोने, आलू से सोना बनाने वाला, आटे को लीटर में नापने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवा लो, इससे नहीं चलता। देखिए, इस ऐसी बचपने से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मुझे लगता है मेरे जैसे कार्यकर्ता जो राजनीतिक क्षेत्र में समाज की सेवा के लिए काम कर रहा है या राजनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लोग तो यही मानते हैं कि राजनीति ऐसा ही होती कि बर्बरी की टी शर्ट पहनो और गरीबी की बात करो। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। कोट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करना, बर्बरी की टी शर्ट पहन के गरीबों की समस्याओं के बारे में बात करना, बड़े बड़े मंदिरों में जाना और राम मंदिर बनने से रोकने का षड्यंत्र करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना, ये मुंह में राम बगल में छुरी बहुत लंबा नहीं चलेगा। प्रेरणा, कोई सवाल? आसिफ, मुझे लगता है सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं और अभी बाकी मंत्री भी आएंगे, पैनल आगे बढ़ेगा। सर बहुत धन्यवाद है। वैसे सर मैं आपको बता दूं कि हमको कहा गया था कि जल्दी थोड़ा सा कर लीजिए, लेकिन वो जवाब आपके ऐसे हैं सर, सवाल मन में ऐसे थे कि थोड़ा सा वो खिंच गया। तो अब सर बहुत लंबे जवाब दे दिए। जी सर, मैंने लंबे जवाब दिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सवालों की संख्या बढ़ती चली गई सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। मैं जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। देखिए, और ये बात भी ऐड करना चाहता हूं कि जी मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में सशक्त तरीके से खड़ा हुआ है और देश प्रेम, देशभक्ति, समाज सरोकार, इस सब लक्ष्य को लेकर
मीडिया हाउस चला रहा है। मैं बहुत बधाई दूंगा और बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया।